अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्दु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं और हमेशा की तरह इससे पहले कि हम आज की न्यूज़ या आज के टॉपिक की तरफ चलें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे जी आज सबसे पहले इंटरनेट की, और इंटरनेट जो कि पाकिस्तान में बार-बार स्लो किया जा रहा है। तकरीबन 30 से 40% बताया जा रहा है कि इंटरनेट की जो स्पीड है उसको स्लो किया गया। उसकी वजह से कहा तो ये जा रहा है कि जी ये जो डिजिटल दहशतगर्दी या डिजिटल टेररिज्म की बात बार-बार पाकिस्तान आर्मी और इसके साथ-साथ पॉलिटिशियंस भी कर रहे थे, और उनका यकीनन इशारा इमरान खान के सपोर्टर्स की तरफ था, और कहा यह जा रहा था कि जी उनको कंट्रोल करने के लिए जो है इंटरनेट को स्लो किया जा रहा है। लेकिन अभी तक है कोई इस बात को माना नहीं है, मगर ये बात सभी जानते हैं कि 30 से 40% जो है वो इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर दिया गया। उसकी वजह से जाहिर है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से बिजनेस करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान से ऑनलाइन काम करते हैं, बहुत से फ्रीलांसर हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन जॉब भी करते हैं, ऑनलाइन स्टडीज भी करते हैं, और सारी दुनिया का काम आजकल इंटरनेट के जरिए किया जा रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान हैं, और उनका कहना ये है कि एक बहुत लंबी रकम यानी कि कई हजार बल्कि कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ सकता है, और अभी तक कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो भी चुका है। कई लोग अपनी जॉब से जा चुके हैं, कई लोगों को जो है उनके जिस कंपनी में या जिस वेबसाइट पे वो काम कर रहे थे वहां से निकाला जा चुका है, उनके नामों को हटाया जा चुका है। और उसका रीजन यही है कि एक बेवकूफाना तरीके से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो चीजों को डील कर रही है। जिस तरीके से इंटरनेट को स्लो किया गया है, जिस तरीके से चीजों को और कई तरह के एप्लीकेशंस को बैन किया गया है, उसकी वजह से कई पाकिस्तानी जो है, एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की जो है वो ना सिर्फ ये कि अपनी जॉब से महरूम हो गई है, बल्कि जो स्टडीज कर रहे थे वो पढ़ाई भी नहीं कर सक रहे, और जो लोग काम कर रहे थे, अपना घर चला रहे थे, उनके लिए भी कई मुश्किलें खड़ी कर दी गई हैं। अब या तो गवर्नमेंट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की तरह घर में बैठे बैठे लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर रही हो, हेल्थ सेक्टर में भी उन्हें ना जाना पड़े और एजुकेशन भी फ्री हो, साथ ही साथ घर के खर्चे के लिए भी पैसे दे रहे हो, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन तब भी ये बात सही नहीं है। लेकिन ना वो सब कुछ ना होते हुए और जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक बेवकूफाना तरीके से इंटरनेट को स्लो करना, एप्लीकेशंस को बैन करना का सिलसिला शुरू कर रखा है, वो किसी की समझ से बाहर है। ये भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं कि ये सिलसिला सही हो। ऐसा कह के यकीनन एक तरह की तसल्ली दी जा रही है। आगे गवर्नमेंट का क्या इरादा है वो तो सभी को समझ में आ रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि 2 से 3 वीक्स के लिए जो कहा गया है उसके बाद क्या होगा और उससे पहले क्या होगा, लगता तो ऐसा ही है कि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। जिस वक्त इमरान खान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी या इमरान खान को सीट से हटाया गया था, उस वक्त तो यही कहा जा रहा था कि लगता है कि पीटीआई का चल चलाव है और पीटीआई खत्म हो गई है। लेकिन जिस तरह के काम नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट कर रही है, उससे लगता ऐसा है कि पीटीआई के बजाय पीएमएल-एन की शायद ये आखिरी गवर्नमेंट होगी और इसके बाद ये आने के काबिल नहीं रहेंगे। नवाज शरीफ साहब गायब है, पिक्चर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और शहबाज शरीफ साहब भी अक्सर व बेशतर गायब भी होते हैं, वो भी बहुत कम ही दिखाई देते हैं। या फिर कोई इवेंट हो जाए, कोई फेस्टिवल हो जाए, कुछ हो जाए तो उनको मजबूरन कैमरा के सामने आना पड़ता है, वरना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ही इस वक्त छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ एक हंगामा है, हर तरफ लोग परेशान हैं, और भर भर के लोग बुरा भला कह रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी और साथ साथ इस वक्त की गवर्नमेंट को भी। यकीनन गवर्नमेंट के लिए ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन बहरहाल ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह से इंटरनेट को स्लो कर दें। बहरहाल ये जो जगह जगह कटोरा लेके घूमते हैं, जगह जगह भीख मांगते फिरते हैं, कभी आईएमएफ से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी सऊदी अरब से, कभी चाइना से, तो पूछना ये था कि वो पैसे जो ट्रांसफर होंगे, जो आगे आप लोग ने मांगना तो छोड़ना नहीं है, आपने पैसे मांगने तो जाना ही है, तो वो फंड्स ट्रांसफर के लिए भी तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, कैसे वो पैसे ट्रांसफर होंगे, क्या किया जाएगा, कुछ सोचा है या नहीं सोचा? साथ साथ जो लोग बार बार हम बता रहे हैं कि लोग जो है वो जॉबलेस हो रहे हैं, लोगों के पास अब काम करने के लिए नहीं रह गया है, और कई लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, फ्री
फ्रीलांस जो काम कर रहे हैं वो बहुत परेशान है। जिस वक्त ये पब्लिक बाहर आएगी तो उस वक्त क्या किया जाएगा, क्या पीएमएलएन के लोग अपने आप को बचा पाएंगे जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और बार बार जी ये डिजिटल दहशतगर्दी, डिजिटल टेररिज्म के नाम पर जो जिस तरह से सोशल मीडिया को बैन किया गया, उसके बाद अब व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है कोई खास। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो रही है व्हाट्सएप पे भी लोगों को अगर कोई फाइल ट्रांसफर करनी है या कोई पिक्चर भेजनी है या कोई बात करनी है, कुछ लिखना है, तो उसके ऊपर भी मुश्किल आ रही है। साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितनी भी इंटरनेट से रिलेटेड एप्लीकेशंस है और खासतौर पे ऐसी एप्लीकेशंस भी जिसके जरिए लोग फ्रीलांस काम करते हैं, जॉब करते हैं या किसी भी बड़ी कंपनी को या छोटी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वो सभी जो है उसके ऊपर भी हर तरह का बैन लग चुका है और लोग काफी परेशान है। वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे और जब अपने काम को कंप्लीट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो कंपनी होगी जिन्होंने उनको जॉब दी होगी वो उनको बाहर निकाल देगी। उनके लिए लोगों की कमी नहीं है, दुनिया में लोग भरे पड़े। तो इसलिए यहाँ पाकिस्तान के लोग जो है उनकी हालत जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है और इस सबकी बात का जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल तो जाहिर है इस वक्त की गवर्नमेंट को ही ठहराया जा रहा है। चाहे गवर्नमेंट के पीछे ये सारा काम एस्टेब्लिशमेंट करवा रही हो, एजेंसीज और फौज करवा रही हो, लेकिन सामने बहरहाल चेहरे इन्हीं लोगों के हैं और ये अपना चेहरा छुपाकर कहीं जाने की हालत में रह नहीं गए हैं। लोग बहुत परेशान हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनेट के एक्सपर्ट्स हैं या जो इस तरह के कामों के एक्सपर्ट्स हैं जिनको मालूम है कि ऑनलाइन किस तरह से काम किया जाता है और कौन कौन सी कंपनीज के साथ काम किया जाता है, उनके मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं, टीवी चैनल्स पे भी दिखाए जा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा पैसों का या कितने ज्यादा डॉलर्स का कह लीजिए कि नुकसान पाकिस्तान को इन 4 से 5 दिनों में हुआ है और आगे भी होने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर इन्होंने अपनी ये हरकतें ना चेंज की और अपने आप को ना सुधारा तो इससे भी ज्यादा नुकसान जो है पाकिस्तान को देखने को मिल सकता है। मगर खैर इन लोगों को क्या परवाह, ना तो इनकी फैमिलीज पाकिस्तान में है ना ये खुद पाकिस्तान में रहते हैं। बाहर हो, चाहे दुबई हो, चाहे कनाडा हो, अमेरिका या कोई भी दूसरी जगह, वहां पर इनका सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो बेचारे लोग रह गए हैं, फंसे रह गए हैं, मुश्किल में रह गए, उनकी परेशानी से इनका कोई भी तरह का लेना देना जो है वो हमें तो नहीं लगता कि इन्हें उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला है। बहरहाल हम इसके ऊपर भी नजर बना के रखेंगे, आपको अपडेट्स जो है वो डेफिनेटली देते रहेंगे। लेकिन हम बात करते हैं इस वक्त थोड़ी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब की। जी हाँ, फैज हमीद जो कि डीजीआईएसआई रह चुके हैं और आजकल उनको अरेस्ट किया गया है और बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, बहुत से लोग पाकिस्तान से भी पूछते हैं, पाकिस्तान के बाहर से भी लोग कई बार ये सवाल करते हैं कि जी पाकिस्तान में तो रिटायरमेंट के बाद आर्मी वाले या एजेंसी के लोग जो हैं या जो भी बड़े पॉलिटिशियन होते हैं कोई भी पाकिस्तान में रहता नहीं है, ये पाकिस्तान में क्या कर रहे थे जो इनको अरेस्ट कर लिया गया, ये बाहर क्यों नहीं चले गए। वैसे इनके साथ साथ आज मैं आपको ये भी बताऊं कि 3 मजीद जो आर्मी के लोग हैं उनको अरेस्ट होने की खबर आई है और उनके ऊपर भी यही एलिगेशंस हैं कि वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे और कई दूसरी ऐसी इस किस्म की एक्टिविटीज कर रहे थे जिसका कि आर्मी में मना है। वैसे तो खैर अच्छी बात है अगर ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए, लेकिन ये अचानक ही ये जोश कैसे आ गया इस पे भी लोग खैर काफी बात कर रहे हैं। कई लोगों का कहना ये भी है कि फैज हमीद साहब के साथ तकरीबन 52 के करीब और लोग भी हैं जो अरेस्ट हुए हैं, ये अकेले ही नहीं है, यानी कि इनके साथ ही जो थे 52 के करीब लोग वो भी अरेस्ट हुए हैं और इनके ऊपर इल्जामात तो वैसे यही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके भाई सरदार नजफ जो हैं उन्होंने एक टॉप सिटी के नाम से जो हाउसिंग स्कीम है उसके ओनर के साथ मारपीट की थी और उससे कहा जा रहा था कि जी उनसे कि आप जी अपनी जो जमीन है या आपका जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो उनके नाम के ऊपर कर दिया जाए, या तो मतलब फैज हमीद साहब के नाम पे या उनके भाई के नाम पे, लेकिन उस चीज के लिए वो साहब तैयार नहीं थे। ये एलिगेशन भी उनके ऊपर है कि तकरीबन 400 तोले सोना और 2 करोड़ कैश जो है वो भी लेके जाने की उनके ऊपर इल्जाम है कि उनके घर से उठाए गए, यानी कि वो साहब जो टॉप सिटी के ओनर है उनके घर से ये चीजें भी चुराई गई। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी जो मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था कि एक माइनॉरिटी के, जी हाँ, F11 में रहते हैं माइनॉरिटी के और इनका नाम है सर रमेश सिंह अरोड़ा। जी हाँ, रमेश सिंह अरोड़ा साहब जो हैं
ये इनका ताल्लुक पीएमएल-एन से है और इनके ऊपर इनके घर पहले चले गए थे फैज़ हमीद साहब के लोग ये समझकर कि शायद ये टॉप सिटी के ओनर का घर है, लेकिन वो घर निकला इन अरोड़ा साहब का और उसके बाद इन बेचारों को घर वालों को और इनको भी मारा पीटा गया और कहा गया कि जी ये जो टॉप सिटी है वो हमें दे दो, तो वो तो बाद में उन्होंने बड़ी मुश्किल से समझाया कि जी वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा पड़ोसी कोई है, तो फिर ये लोग वहां गए। ये जी बात की जा रही है F11 सेक्टर की, जी हाँ F11 सेक्टर, और कहा ये जाता है कि जी F10 F11 और ये जो इस्लामाबाद पूरा है उसमें कहा क्या जाता है, बल्कि है कि ये सेक्टर वाइज डिवाइडेड है और हर जगह पे जो है वो सेक्टर की वजह से आपको आसानी भी रहती है घर में ढूंढने में। अब ये और बात है कि पता नहीं कैसे फैज हमीद साहब के लोग गए और गलत घर के अंदर घुस गए, लेकिन बहरहाल उसके बाद वो सही घर में भी चले गए। मगर ये जरूर है कि इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी ये फैज हमीद साहब जो है ये आखिर पाकिस्तान में क्या कर रहे थे। वैसे आपस की बातें मैं आप लोगों को कहूं अगर, तो मुझे बेचारे बड़े मासूम से लगते हैं, इसलिए कि ना तो ये भागे, ठीक है, इमरान खान साहब का ये साथ दे रहे थे और कहा यह भी जाता है कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसमें भी इन्हीं का हाथ है और इन्होंने ही इमरान खान के लोगों को और इमरान खान के सपोर्टर्स को कई जगह पे एडवाइस किया कि फ्रिज में चेरी रखी है, दूसरे फ्रिज में मटन रखा है, वो ऊपर से टीवी भी तोड़ दो और ये कर दो, जो भी मतलब चीजें वहां पर हुई, जो एक्टिविटीज वहां पर हुई जिसके लिए एक हल्ला मचाया गया, अभी तक उसके ऊपर बात की जा रही है कि गलत हुआ, तो जी उसमें कहा यह जाता है कि इनका भी हाथ था और इनके क्योंकि इमरान खान का साथ दे रहे थे, इमरान खान इनको आर्मी चीफ बनाने वाले थे, लेकिन हुआ ये कि फिर बीच में आ गए बाजवा साहब और इस वजह से आर्मी चीफ जो है वो ये नहीं बन पाए। और कई बार ऐसा हुआ कि जब दूसरे आर्मी चीफ आए, यानी कि कहना चाहिए कि आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं, उनकी जगह भी पहले सुनने में आ रहा था कि शायद फैज हमीद साहब जो हैं उनका ख्याल है कि उनको बना दिया जाएगा, लेकिन उनकी दाल बहरहाल वहां भी नहीं गली। अब अगर दाल में थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल देते तो शायद गल भी जाती, लेकिन खैर उधर भी उनकी दाल नहीं गली। लेकिन बहरहाल ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारा हंगामा रहा। और फैज हमीद साहब के बारे में ये भी मुझे अजीब सी लगती है बात कि वाकई में जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो जो भी आता है वो करप्शन करता है, चोरी चकारी, ये छोटे मोटे डाके ना कि मतलब 400 तोले सोना ले गए तो आगे से कुछ कैश उठा लिया, 2-1 करोड़ कैश था वो भी उठा ले गए, या कुछ इस किस्म की बातें जो लोग करते हैं वो पाकिस्तान में रहते नहीं है, वो कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। होता तो बिल्कुल यही है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी बड़ी सीट के ऊपर होता है जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो सीधा जाके या तो कनाडा में रुकते हैं, अमेरिका में रुकते हैं, दुबई या यूके में। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहे थे इस बात का अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। ना जाने हो सकता है सीटें ना मिल रही हो, आजकल आपको पता है फ्लाइट्स भी कम हो गई हैं, तो हो सकता है किसी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हो, लेकिन बहरहाल ये यहाँ से गए नहीं थे और इसी वजह से ये फड़े गए, यानी कि पकड़े गए। ठीक है, अब इनको जब पकड़ लिया तो उसके बाद लोगों का ये भी कहना है कि जी देखो जी ये तो पकड़े गए, लेकिन इनके साथ कई दूसरे लोग भी पकड़े गए हैं और जिसमें के पीटीआई के मेंबर्स भी शामिल हैं और पीटीआई के कई ऐसे लोग भी हैं जो कि समझे कि मिनिस्टर वगैरह के लेवल तक रह चुके हैं। उन लोगों का भी नाम आ रहा है बार बार कि जी उनसे भी पूछगछ होगी और उनके साथ भी जो है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब का ताल्लुक रहा है। उनको वो कॉल शोले करते रहे जी, कॉल शोल करके ना उनको बताया करते थे ऐसे कर लो तो ऐसे कर लो, तो वहां पे ये रखा है तो वहां पे वो कर लो, इस किस्म की चीजें भी शायद ये बताते रहे, तो इनके ऊपर इस किस्म के भी एलिगेशन है। लेकिन खैर मैं आपको ये कह रही थी कि मुझे बड़े मासूम से इसलिए लगते हैं कि बेचारे सब कुछ करने कराने के बाद भागे नहीं। आप क्यों नहीं भागे ये तो खैर ये खुद ही बता सकते हैं, वरना यूजुअली तो पाकिस्तान में यही होता है कि जितने ये टॉप लीडर या टॉप जनरल्स हमारे होते हैं वो रिटायरमेंट होते ही दूसरे ही दिन, बल्कि सेम डे, कोई कोई तो सेम डे पे ही निकल जाता है पाकिस्तान से बाहर, तो ये पाकिस्तान रह गए। लेकिन उसके बाद जाहिर है कि ये अपनी मासूमियत में पाकिस्तान में रह गए, पता नहीं क्या सोच के, हो सकता है कि आमों का सीजन आ रहा है तो उन्होंने सोचा मैं आम खा लूं उसके बाद कहीं जाऊंगा, इसलिए कि आपको पता है जो पाकिस्तान में जैसे मैंगोज मिलते हैं वो और कहीं नहीं मिलते, तो उन्होंने सोचा होगा, जरा आम की शौकीन होंगे शायद, तो उन्होंने कहा होगा जी मैं जरा आम शाम खा लूं उसके बाद कहीं निकलता हूँ। लेकिन हुआ ये कि उससे पहले ही वो पकड़े गए। लेकिन इसके अलावा भी इनकी मासूमियत के कई किस्से हैं। अब देखें आप वो जो पिछवाड़े में गोली वाला टिश्यू याद है आप लोगों को, जी हाँ जी हाँ, वही जो हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर खड़े होके कहा था कि जी इनकी बेगम ने इनको किसी के साथ जो है ना वो क्या कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसको, कुचिकू करते हुए पकड़ लिया था। जी हाँ जी हाँ, कुचिकू कर रहे थे ये। तो बस जैसे ये कुची को करने के लिए गए तो इनकी बेगम को पता लग गया, कहीं से किसी ने बता दिया होगा, तो बेगम इनके वहां पहुंच गई और बेगम का निशाना खराब था, तो इस वजह से न जाने वो कहाँ गोली मारना चाह रही थी, लेकिन सुना ये कि पिछवाड़े में लगी। लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये कि क्या पता वही निशाना हो, लेकिन खैर ये हम नहीं जानते, इनका एक पर्सनल मामला है और मेरे ख्याल है किसी के पर्सनल बातों में हमें बोलना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल उधर भी मुझे मासूम लगे कि यार जिससे अपनी बीवी से नहीं छुपा जा रहा, ये
इंटेलिजेंस में रहे हैं, यानी कि ये DGISI थे। आप सोचिए, DGISI यानी जो इंटेलिजेंस के DG हैं, वो बाकी इंटेलिजेंस क्या करते होंगे जब खुद की बीवी से छुपना नहीं आता, या फिर इनकी बीवी को चाहिए था, इनको चाहिए था अपनी जगह अपनी बीवी को DGISI लगवा देते। इसलिए कि जितनी इंटेलिजेंस उनकी बीवी की मुझे फास्ट लगी, उतनी तो उनकी खुद की नहीं है। यानी उनकी बीवी ने ढूंढ निकाला कि ये कहाँ पर कुचिकू कर रहे हैं, और वहां पहुंच के उन्होंने जो है, ना सिर्फ ये कि इनको रंगे हाथों पकड़ लिया, एकदम रेड हैंडेड फड़े गए, बल्कि ये कि वो गन भी ले गई थी, या पता नहीं इन्हीं की गन थी, जिससे उन्होंने जो है वो फायरिंग भी कर दी। मगर ये खबर जो है ना, ये हामिद मीर साहब की, और इसे जाके पूछिए, वही बताया करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, मुझे इस बात पे शदीद ऑब्जेक्शन है कि हमारे DGISI और मतलब इतने मतलब कमजोर के आपको मतलब छुपना नहीं आता, खुद की बीवी से छुपना नहीं आता, तो आप बाकी दुनिया के जो इंटेलिजेंस के लोग या जो हमारे होते हैं ना रा के एजेंट, उनसे कैसे छुपेंगे? इसलिए कि वो तो फौरन ही आपको हर जगह पकड़ लेंगे। अब इससे तो आपकी बीवी ज्यादा स्मार्ट लगी मुझे, और जनरल साहब की आपकी बीवी ने आपको टाइम पे पकड़ लिया, और उन्हें जगह भी पता थी आप कहाँ पर है। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा से जब भी हमारे DGISI या कोई इस किस्म की पोस्ट के लिए लोगों को सिलेक्ट किया जाए, तो एक बार उनकी बीवियों का इंटरव्यू भी ले लेना चाहिए। इसलिए कि उससे हमें पता लगेगा कि वो खुद ज्यादा स्मार्ट है या बीवियां ज्यादा स्मार्ट है। मेरा ख्याल है इनके टाइम पे इनकी बीवी ज्यादा स्मार्ट निकली, और उन्होंने जो है वो इनको एकदम सही जगह जा करना कि किस कहाँ पे ये मौजूद है, वहां पर इनको ना सिर्फ ये कि मतलब पकड़ लिया, उसके बाद ये कि उनको, समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। मगर खैर उसके बाद फिर भी इनको अक्ल नहीं आई, और इन्होंने जाकर जी वो जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पे लोगों के घरों में घुसकर और सोना सोना उठाना शुरू कर दिया। उससे भी चले, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन असल बात क्या हुई? असल बात ये हुई कि पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो इस वक्त यानी कि तख्त पे बैठे हुए हैं, या वो लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं और इस वक्त पॉलिसीज बना रहे हैं, उनको पता ये लगा कि कहाँ तक ये बात सही है ये तो हम कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने सुना है वही हम बता रहे हैं कि जी उन्होंने ये सुना कि जी जनरल फैज साहब जो हैं वो कोई बांग्लादेश टाइप का कोई चीज लेकर, पाकिस्तानी बांग्लादेश मॉडल के टाइप पे यहाँ पर भी कोई करना चाह रहे हैं। यानी कि इमरान खान के लिए स्टूडेंट्स बाहर आए, और इमरान खान के लिए स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट करें कि इमरान खान को बाहर लाया जाए, इमरान खान को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। वैसे तो खैर इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन ही जाएंगे मुझे लगता है, इसलिए कि जो फैसिलिटीज इमरान खान के पास जेल में है, यानी इमरान खान आराम से रह रहे हैं, इमरान खान के पास AC लगा हुआ है, एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल है, इमरान खान मटन खाते हैं, इमरान खान चिकन खाते हैं, इमरान खान को जो चाहिए हो वो इमरान खान को पहुंचाया जाता है। तो इससे लगता तो ऐसा ही है कि इमरान खान को जो है बहुत आराम से रखा गया है, एक तरह से 5 स्टार होटल वाली फैसिलिटीज भी दी गई हैं, ताकि जब इमरान खान बाहर आए तो उनको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा सके। आप तो जानते ही हैं कि इमरान खान को एक्सरसाइज के लिए साइकिल भी दी गई है, और ऊपर से खान साहब जो है वो मीडिया में भी टाइम टू टाइम स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, कोई ना कोई बात करते रहते हैं, और मीडिया जाकर उनसे मिल भी सकता है, और मीडिया उनके स्टेटमेंट्स को भी जो है वो बाहर पब्लिश भी कर सकता है। तो ये वाली फैसिलिटी जब नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या जुल्फिकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो जेल में थे तब उनको तो नहीं मिली थी। तो इसलिए लगता है ऐसा है कि इमरान खान जो कि वैसे तो सभी फौज की प्रोडक्ट है हमारी, कौन ऐसा है जो खुद आया हो वोटिंग लेकर या वोट के जरिए? तो कोई भी नहीं आया, सब ऐसे ही आए कि एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद रहा और ये लोग अपनी हुकूमत चलाते रहे। तो इमरान खान भी उन्हीं में से एक है, लेकिन इमरान खान के ऊपर शुरू से ये ठप्पा लगा हुआ है कि जी इमरान खान जो है वो फौज की प्रोडक्ट है, या इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट लाइए, ये बात की जाती रही है। तो जाहिर है जब उन्होंने इतनी मेहनत की है, 30-32 साल इमरान खान के ऊपर लगाए हैं, अपना टाइम जाया किया है, अपना दिमाग लगाया है, अपनी एनर्जी इमरान खान पे वेस्ट की है, तो फिर डेफिनेटली इमरान खान को वापस भी लाया जाएगा। और आप लोग देखिएगा ये दुनिया गोल है, यानी कि और हमारी तो वैसे ही म्यूजिकल चेयर होती है कि एक बार PMLN बैठ जाए, एक बार पीपल्स पार्टी और फिर PTI, फिर PMLN, फिर पीपल्स पार्टी और फिर PTI। तो इस हिसाब से तो फिर पीपल्स पार्टी का टाइम बनता है। जी हाँ, इसलिए कि म्यूजिकल चेयर जो चल रही है उसमें PTI निकल गई, PMLN आ गई, तो नेक्स्ट कौन बचा? पीपल्स पार्टी, यानी कि हमारे और आपके मतलब फेवरेट बिलावल भुट्टो जरदारी। जी हाँ, हो सकता है कि नेक्स्ट बिलावल भुट्टो जरदारी आए, उनके निकलने के बाद शायद इमरान खान के दोबारा चांसेस हो। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि जी अगर इमरान खान का इतनी देर के बाद टाइम आया तो फिर इमरान खान की एज क्या हो गई होगी? इमरान तो अभी 70+ है, तो सब 80+ हो गए। तो भाई उन्होंने कौन सा कोई काम करना है? अब आप वहां जो बाइडन को देख लीजिए, या आप ट्रंप को देख लीजिए अमेरिका में,
उनकी एजेस भी तो इतनी है, तो उन्होंने कौन सा जाकर कोई क्रिकेट खेलनी है या कोई रेस में हिस्सा लेना है। बैठे बैठे बोलना ही तो है ना, ये कर लो वो कर लो, और वो बुलवाने वाला और वो कहलाने वाला और वो बताने वाले भी तो और लोग हैं ना, तो उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि इमरान खान कैसे करेंगे। लेकिन लग यही रहा है, अभी जो हालात है उनको देखते हुए लग यही रहा है कि बहुत जल्दी जो है शहबाज शरीफ साहब हो जाएंगे टाटा बाय बाय। और उनके बाद कौन आएगा, जाहिर है कि नजर तो यही आ रहा है कि फिर पीपल्स पार्टी का टाइम है, यानी कि एक बार फिर पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर जो है कोई ना कोई लाए जाएंगे। और ऐसे भी आसिफ अली जरदारी साहब भी चाह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में अपने बेटे को एक बार प्राइम मिनिस्टर बना हुआ देख लें। तो ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में पॉसिबल है कि आप बगैर वोट के और बगैर किसी काम के जो है आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। मतलब ये मैं बिलावल भुट्टो के लिए नहीं कह रही, मैं जनरली बता रही हूँ कि पाकिस्तान में ये सब कुछ पॉसिबल है। बाकी दुनिया में जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां के लोगों को, वहां के पॉलिटिशियंस को, या जो भी उस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, उनको दुनिया को दिखाना पड़ता है, अपनी पब्लिक को बताना पड़ता है कि जी हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, और उसके बाद ही उनको वोट पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप बैठे मक्खियां मारते रहे, घूमते फिरते रहे, पॉलिटिशियंस कुछ भी काम ना करे, लेकिन जब इलेक्शंस होंगे तो पब्लिक का वोट जो है वो काउंट नहीं होता, बल्कि काउंटिंग जो है वहां पे शुरू होती है जहां पे बूथ पॉलिश शुरू होती है। अगर आपको जूते पॉलिश अच्छे करने आते हैं तो आप बिल्कुल आपको सीट भी मिल जाएगी, आप मिनिस्टर भी बन जाएंगे। आप प्राइम मिनिस्टर तो क्या, आप कुछ भी बन सकते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिशियन आता है वो कभी ये कोशिश नहीं करता कि जो पब्लिक है उसको खुश करे, कभी ये कोशिश नहीं करता कि जो पब्लिक की प्रॉब्लम्स है, पब्लिक जिन इश्यूज में फंसी हुई है, पब्लिक जिस बात के लिए रो रही है, उसमें से पब्लिक को निकाला जाए। इसलिए कि उसको मालूम है कि इन लोगों के वोट की मुझे कोई जरूरत है नहीं, ये लोग तो अपना टाइम जाया करेंगे। अगर वोटिंग के लिए आएंगे भी तो इनके वोट जो है अगर इन्होंने दे भी दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट उसी की आएगी जिसको भाई लोग चाहेंगे। अब आप लोग देख लीजिए 2018 में, 2018 में जब इमरान खान आए थे, उस वक्त इमरान खान को इतने वोट नहीं पड़े थे और लग यही रहा था कि इमरान खान नहीं आ पाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बजाय उस वक्त इमरान खान को लाया गया। और जब इमरान खान जीते, यानी कि अभी जो हमारे इलेक्शंस हुए, उसमें सबको मालूम है कि मैंडेट इमरान खान के पास था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बना, शहबाज शरीफ साहब। और नवाज शरीफ साहब शायद इसी वजह से नहीं आए क्योंकि उनको ये सारी सूरत हाल समझ आ रही होगी, वो और कुछ हो ना हो समझदार पॉलिटिशियंस में जरूर शुमार होते हैं वो भी, और साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब भी। तो शायद यही रीजन होगा कि उन्होंने कहा होगा कि भाई मुझे तो रहने ही दो, और नवाज शहबाज शरीफ साहब से कहा होगा जाओ बेटा तुम जाके अपने शौक पूरे कर लो। उसके साथ साथ उन्होंने अपने खानदान के सभी लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो इसहाक डार साहब हो, या उनके कोई भी और रिश्तेदार नवाज शरीफ साहब के, वो सबके सब पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। लोगों का क्या हाल है, लोगों की खैर है जी। 24 से 26 करोड़ की आबादी है, अगर कुछ आधे करोड़ लोग मर भी गए, इन लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और उसकी रीजन भी यही है, कहा यह जा रहा है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको सब चीजें कैसे प्रोवाइड की जाएंगी। तो फिर यही है कि लोग रोते रहे, मरते रहे, कई लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, वो खुदकुशी करते रहे। उनकी वीडियोस तक आ रही हैं, जिन लोगों ने सुसाइड की है पाकिस्तान में, उनमें से कई लोगों की जो वीडियोस हैं वो आपको सोशल मीडिया पर भी दिख जाएंगी, टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं, मिनिस्ट्री मीडिया में भी दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारी इस वक्त की गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो पूरे ढीठ होकर बैठे हुए, और उनका कहना ये है कि नहीं जी सब कुछ खैरियत है, कुछ नहीं हो रहा। लोगों के इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो आ रहे हैं वो उनके घर के किराए से ज्यादा हो गए हैं या होने जा रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट मंथ जिन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बिल आए, वो बिल उनके घर का हाउस रेंट जो है उससे भी ज्यादा होगा। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो यूटिलिटी के बिल्स आ रहे हैं वो लोगों के हाउस रेंट से भी ज्यादा बढ़कर आने वाले हैं, और कई लोगों को तो आ भी चुके हैं। ऐसे में लोग क्या करें, इससे हमारी सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार अपना लगी हुई है और अपने बैंड बजाई जा रही है। हाँ जी, ये जरूर है कि जो हमारे इस वक्त के कहना चाहिए कि एक एथलीट जिन्होंने के गोल्ड मेडल ले लिया, जी हाँ आप सभी को मालूम है, अरशद नदीम साहब की बात मैं कर रही हूँ। उनके बारे में जी इतनी खबरें चली, इतने लोगों की तरफ से उनको प्राइजेस मिले, बहुत इनामात उनके घर पहुंचाए गए, उनको जगह जगह प्राइवेट जेट में पहुंचाया गया, कभी वो लाहौर, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में उनको घुमाया गया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये इतना शोर शराबा जो टीवी पे किया गया गोल्ड मेडल के लिए, बाकी दुनिया में जो है इतना शोर नहीं मचा ही नहीं। अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, कई दूसरी कंट्रीज हो गई, भारत हो गया, कई दूसरी कंट्रीज हो गई जिनके यहाँ मेडल्स गए हैं, और एक नहीं कई कई मेडल्स गए हैं।
उन्होंने इतने ढोल नहीं बजाए जितना पाकिस्तान ने एक मेडल पे इतना ढोल बजाया। क्या ये ढोल इसलिए बजाए जा रहे थे कि कोई खबर दबा दी जाए? क्या ये ढोल इसलिए बजाए जा रहे थे ताकि जो मेन इश्यूज हैं उसके ऊपर से ध्यान हटा दिया जाए? हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको सेलिब्रेट ना करते, आप उनकी जीत को सेलिब्रेट ना करते। अरशद नदीम साहब की बिल्कुल कीजिए, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से जीते हैं। लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि आप सारी दुनिया के काम छोड़कर सुबह से लेकर रात तक कई दिन तक हमारे मीडिया ने इसके अलावा कुछ नहीं दिखाया, और जब दिखाने की बारी आई तो कोई बात नहीं की जा रही, लोगों को ये नहीं बताया जा रहा कि आखिर इंटरनेट स्लो क्यों है। और इसी वजह से 4-5 दिन हो गए हैं और सिर्फ गोल्ड मेडल का ढोल बज रहा है, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो फ्रीलांसर हैं वो क्या करें। क्या सब लोग पंखे से लटक जाएं या दरिया में कूद जाएं, समुद्र में छलांग लगा दें, खुदकुशी कर लें? क्या चाहती है ये गवर्नमेंट? और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो 26 करोड़ की आबादी है उसमें से अगर आधे करोड़ मर भी जाएं तो इन बेरहम लोगों को जो गवर्नमेंट चलाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, या जो बैठे हुक्मरानी करते हैं और जो गवर्नमेंट्स लाते ले जाते हैं, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ साथ हमें इसके ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी कि जो अपने लोगों को आजकल एक अरेस्ट करने का सिलसिला शुरू किया है, इससे पब्लिक का कोई फायदा है तो बिल्कुल अरेस्ट कीजिए। लेकिन अगर पब्लिक का कोई फायदा नहीं है और आप सिर्फ नौटंकी और ड्रामे कर रहे हैं तो ये ड्रामा करना बंद कर दीजिए, पब्लिक को जीने दीजिए। आप लोग जॉब तो दे नहीं सकते, कम से कम इंटरनेट तो दे दीजिए। और लोगों का जो हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये नहीं है कि ये मैंने कोई खबर दे दी है या मैंने या मेरे साथी जो यूट्यूब पर है उन्होंने कोई खबर दे दी है आपको। ये एक सच्ची बात है और सारी दुनिया देख रही है इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान को किस जगह पे पहुंचा दिया है इन तमाम करप्ट लोगों ने, जिनका ताल्लुक हर जगह से है, जो हमारी एजेंसीज में भी हैं, हमारी फौज में भी हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, हमारे टेक्नोक्रेट्स भी हैं, हमारा मीडिया भी है। और हर तरह के लोगों में ये चीजें फैल चुकी हैं और सभी को मालूम है कि पाकिस्तान का इस तरीके से बैंड बजाने में किन किन लोगों का हाथ है। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं, आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते हैं जी इंटरनेट चलता है तो हम भी दिखाई देंगे आपको। इंटरनेट बहुत स्लो हो जाएगा तो जाहिर है आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ लोग पाकिस्तान में जरूर ऐसे होंगे जिनका जमीर आज भी जिंदा होगा, जिनमें इंसानियत आज भी होगी, और जो लोगों को मरता हुआ और परेशान होता हुआ देखना पसंद नहीं करेंगे और वो पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू।